दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव और उसमें सत्ता के चतुर सुजान नीतीश कुमार की भूमिका की। तमाम किंतु परंतु के बावजूद सच यही है कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। खासकर चुनावी राजनीति में अनायास कुछ नहीं होता, इसलिए लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री पद पर आसीन नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित न करने के पीछे निश्चय ही बीजेपी की कुछ रणनीति होगी, जिसका खुलासा 14 नवंबर को चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है। जिस रणनीति का आभास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा शायद ही किसी तीसरे व्यक्ति को हो, उस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक में अटकलें कई सवाल खड़े करती हैं। हाँ, इतना तय है कि सीएम फेस घोषित हुए बिना भी इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव के केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं। विधानसभा में सीटों और पिछली बार मिले वोट परसेंटेज की दृष्टि से नीतीश कुमार का जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन बिहार की जटिल राजनीति में उसका महत्व इसी से समझा जा सकता है कि 2005 के बाद से उसके बिना राज्य में कोई सरकार नहीं बन पाई। बिहार के सामाजिक राजनीतिक समीकरणों का संकेत यही है कि शायद इस चुनाव के बाद भी जेडीयू के बिना नई सरकार नहीं बन पाएगी। विधानसभा के संख्या गणित में तीसरे स्थान पर पहुंच जाने के बावजूद अगर कोई दल या कहें कि उसका नेता सत्ता के खेल में इतना अपरिहार्य बना रहता है, तो जाहिर है कि वह राज्य की राजनीति में बड़ा ब्रांड बन चुका है। जाहिर है यह ब्रांड अचानक नहीं बन गया। लालू राबड़ी राजनीति से असहज जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे समाजवादी नेताओं ने बिहार के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह ब्रांड गढ़ा। मंडल और कमंडल के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण के मद्देनजर लालू के इर्द गिर्द गोलबंद ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाए बिना उस ब्रांड की स्वीकार्यता नहीं बन सकती थी। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी यह एहसास घर करने लगा था कि सामाजिक न्याय की मलाई यादव समेत चंद दबंग जातियां ही चट कर रही हैं। इसीलिए ईबीसी का नया वोट बैंक तैयार किया गया। कुर्मी समुदाय के साफ छवि वाले शिक्षित नेता नीतीश कुमार को उसका चेहरा बनाया गया। जनता दल में विभाजन कर अलग समता पार्टी बनाई गई, जिसने बीजेपी से गठबंधन किया। लंबे संघर्ष के बाद 2005 में बिहार में यही बदलाव का ब्रांड बनकर उभरा। बेशक ब्रांड नीतीश कुमार के शिल्पकार जॉर्ज फर्नांडिस थे, लेकिन मार्केटिंग में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कारण वही, सामाजिक न्याय के प्रतीकों में से ही किसी एक को आगे किए बिना लालू राबड़ी राज से बिहार की मुक्ति संभव ही नहीं थी। हालांकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन तब तक बिहार में वह उच्च वर्गीय सवर्ण जातियों की पार्टी ही मानी जाती थी, जिससे अल्पसंख्यकों की दूरियां भी जग जाहिर हैं। बीजेपी का गणित यही था कि नीतीश के जरिए लालू के ओबीसी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाए बिना बिहार में न तो बदलाव संभव है और न ही उसका भविष्य। लालू राबड़ी के जंगल राज का चुनावी नारा भी उस बदलाव की हवा में बेहद कारगर साबित हुआ। जेडीयू और बीजेपी बिहार की राजनीति में एक दूसरे के पूरक बने। बेशक इसका शुरुआती लाभ नीतीश कुमार को ही मिला और वह बदलाव की राजनीति के नायक बनकर एक बड़ा ब्रांड बन गए। इसका एक बड़ा कारण बीजेपी में किसी व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता वाले चेहरे का अभाव भी रहा। बेशक पिछले 20 सालों में बीजेपी बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही है। विधानसभा में सीटें और चुनाव में वोट परसेंट इसका प्रमाण है, लेकिन ब्रांड नीतीश के आसपास भी वह अपना कोई चेहरा स्थापित नहीं कर पाई। दूसरी ओर लालू परिवार, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अपना परंपरागत एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक तो काफी हद तक बचाए रखने में सफल रहा है,
लेकिन ब्रांड नीतीश के जरिए की गई सेंधमारी की भरपाई नहीं कर पाया। बिहार का यही जमीनी राजनीतिक सामाजिक गणित 2 दशक बाद भी ब्रांड नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बल पर वह चुनावी राजनीति में न सिर्फ जरूरी बल्कि दोनों बड़े दलों के लिए सत्ता की मजबूरी में बने हुए हैं। पर कोई भी चीज कालातीत नहीं होती। अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद नीतीश द्वारा किए गए जीतन राम मांझी के प्रयोग को अपवाद मान लें तो पिछले 2 दशक से वह स्वयं ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में नई पीढ़ी को लालू राबड़ी का जंगल राज याद दिलाना पड़ता है, जबकि नीतीश के शासन के सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं। विकास के वादों और दावों के आईने में बिहार कहाँ खड़ा है, इस सवाल का जवाब अब जनता नीतीश कुमार से चाहती है। नीतीश एक नहीं 2 बार पाला बदलकर दोनों गठबंधनों में सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं, इसलिए कोई भी उन पर सीधा हमला नहीं बोलता, क्योंकि सरकार में भागीदार तो वे स्वयं भी रहे। नीतीश से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड बताते हैं कि अगर सरकार जन आकांक्षाओं पर खरा उतरे तो सत्ता विरोधी भावना अपरिहार्य नहीं है। लेकिन जेडीयू का गिरता चुनावी ग्राफ कुछ और इशारा कर रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गया। तर्क दिया गया कि बीजेपी की सह पर चिराग पासवान ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई, पर एक नए राजनीतिक वारिस द्वारा एक स्थापित ब्रांड को इतना जोरदार झटका देने से भी सवाल तो उठते ही हैं, जिनका जवाब शायद इन चुनावों में मिल जाए। चिराग अब बाकायदा एनडीए का हिस्सा है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए और आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। एनडीए 125 सीटें जीत गया, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर ही अटक गया था। वोट परसेंटेज की बात करें तो तब सर्वाधिक 23.5% वोट आरजेडी को मिले थे, जबकि 19.8% वोट के साथ बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। 15.7% वोटों के साथ सत्ता संतुलन की चाबी जेडीयू के हाथ रही, जो पिछले चुनाव में भी एनडीए में ही था। इस कार्यकाल में भी पाला बदल के चलते नीतीश की राजनीतिक विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के चलते जेडीयू नेताओं में भी अपने राजनीतिक भविष्य के प्रति चिंता दिखती है। इस चिंता से जेडीयू के वोट बैंक को इन चुनावों में प्रभावित होने से बचाने की चुनौती नीतीश कुमार के समक्ष है। अच्छी बात यह है कि नीतीश पर व्यक्तिगत आरोप अभी तक कोई नहीं लगा पाया। फिर भी अगर जेडीयू का वोट बैंक दरका तो सत्ता के खेल में ब्रांड नीतीश का दबदबा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। दरअसल बिहार के दोनों बड़े दलों बीजेपी और आरजेडी के लिए नीतीश तभी तक जरूरी है जब तक कि सत्ता बनाने के लिए मजबूरी बने हुए हैं सरकार बनाने के लिए सब। वरना इस बार ईबीसी की राजनीति करने के लिए कई छोटे दल भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जो अंततः जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।